हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपको बता दूँ, मैंने केवल 10 मिनट लिया है, आपके 10 मिनट में पूरा आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। जिसने पढ़ा रखा है उसके लिए भी अच्छा हो, जिसने नहीं पढ़ के रखा हुआ है इस चैप्टर को, वो भी इस चैप्टर में महारत हासिल कर सकता है। यकीन ना हो तो आप देखिएगा, जब ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक एक टर्म याद हो चुका होगा। इसका मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक टर्म आपको याद हो जाएगा। बहुत ही मतलब आसानी और बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाया है कि किस तरह से, मतलब कि एनसीईआरटी में तो जो बड़ा बड़ा दिया गया है उसको बिल्कुल छोटा कर दिया गया है ना। ठीक है, इस वजह से मैंने एक समरी दी थी, उसको पोएट्री में बना दिया। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने हमसे कहा कि बनाइए सर बनाइए, तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ। तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिरी तक का देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे टॉपिक के ऊपर। तो पहला पॉइंट आता है इसमें करंट। तो करंट से पहले आता है, करंट क्या होता है वो बाद में जानेंगे, पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। इसकी SI यूनिट जो होती है कूलम होती है। ठीक है, कूलम होते हैं। उसके बाद अब हम मानेंगे जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है ना। एक इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू याद नहीं करनी है, वैल्यू आती भी नहीं है, हम क्यों लिखें और आपको ज़्यादा फिर बड़ा चैप्टर हो जाएगा, मतलब बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसकी वजह से टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये चार्ज काम कर रहा होता है, ठीक है, कि चार्ज काम कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, एक काम वर्क कर रहा है, मतलब वर्क नहीं कर रहा है, ये चार्ज मतलब फ्लो हो रहे हैं, एक इस प्लेस से दूसरी जगह फ्लो हो रहे हैं और किसी ना एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई, समझिएगा फिर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि I = Q/T होता है। ये सब बच्चा जानता है कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। आपने करंट को याद करने का फॉर्मूला है कि चार्ज को पहले याद किया। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो वो क्या करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम इट इज कॉल्ड अ करंट। तो हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह पे, किसी पर्टिकुलर एक टाइम में, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, अब इसको करंट को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना होगा, तो जो इंस्ट्रूमेंट बना उसका नाम है अमीटर। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। चार्ज हमने सीख लिया, करंट सीख लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हम पहले आपको बता दें कि पोटेंशियल मानी क्या होता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पोटेंशियल मानी ये होता है, जैसे कि मेरा हाथ है, मैंने क्या करा, किसी मतलब 50 किलो या फिर 50 kg या फिर 100 kg वेट उठाया। जब वेट उठाते हैं तो जितना हमारा हाथ का पोटेंशियल होगा उतने ही ऊपर तक लेके जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो जहाँ तक हमारा मतलब हाथ दर्द नहीं करेगा, नहीं देखते हो कि आप लोगों की हाथ से उठाया, जैसे बाल्टी, मम्मी ने कहा कि जाओ बाल्टी उठा के ले जाओ, नहीं उठा ले पा रहे हो तो क्या होगा, हाथ दर्द करने लग जाता है ना। तो इस वजह से आप लोग कहते हो कि आपके जो हाथ की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, किसी की होते हैं कि ऐसे उठाया, जो जिम में जाते हैं उनकी बॉडी कैसे होती है, बिल्कुल बराबर करते रहते हैं ना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल समझ में आना कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है कि हम एग्जाम को क्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे, हम मतलब हमारे के अंदर कितना पोटेंशियल है कि हम इस लेक्चर को पढ़ के हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वही चीज़ है। पोटेंशियल माने यही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब डिफरेंस माने तो अंतर होता है, तो हमें वर्ड अंतर नहीं है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का ही मतलब कुछ और हो गया, वो हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, देखिए माना कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये A है और ये B पॉइंट है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, कौन वर्क कर रहा है, चार्ज वर्क कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, V = W/Q बना। ठीक है, अब वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे सर जूल होती है। चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, जूल पर कूलम नहीं, इसकी ऐसा बनती है वोल्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है आपका वोल्ट मीटर से। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, वोल्ट मीटर से होता है। तो हम कह सकते हैं
वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय द चार्ज इट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी लैंग्वेज थी और सिंपल सी डेफिनेशन थी। आए तो फॉर्मूला लिख दो, बस कुछ नहीं। फॉर्मूला लिखने के बाद उसको डिस्क्राइब कर दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी मेरी जिम्मेदारी है आपकी। ना मिले तो हम चलेंगे लड़ने के लिए आप लोगों के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सीखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सीखा, करंट सीखा, 2 टर्म सीख लिया, उनके मेजरमेंट सीख लिया, एसआई यूनिट सीख ली, यही चीज़ें आती हैं पेपर में। फिर आते हैं ओम्स लॉ, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, मतलब कहा जाता है कि ये 100% आता है। ये कहा जाता है कि 100% आता है। तो 100% कैसे आता है मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है इसकी डेरिवेशन आ जाए या फिर इसका फॉर्मूला आ जाए या फिर इसका क्या होता है, कभी कभी इसी के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ओम्स लॉ जो होता है वो 100% एग्जाम में आपको दिखाई देगा। क्या होता है वो सीखते हैं। देखो कुछ नहीं है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन, कभी भी साइंस आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ये प्रोपोर्शनल हटता है ना कोई एक कांस्टेंट टर्म लेकर आता है। कांस्टेंट टर्म कौन सा लेकर आया, रेजिस्टेंस को लेकर आया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, R=V/I बना। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, आप बताओ, आप वोल्ट/एम्पियर क्या बना, ओम्स बना। ठीक है, क्या बना बेटा, ओम्स बना। तो इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं। और क्या करना, आप एक ये ग्राफ ज़रूर बनाना, मतलब करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। मतलब इसकी वैल्यू 1 तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 तो उसकी भी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू भी 4, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट के। दैट्स वाई वी यूज़ अ ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ बना के ये डेरिवेशन करके, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, करो चाहे तो आई गई होगी, याद हो गया। इसकी एसआई यूनिट जरूर रखिएगा, ओम्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमने सीखा रेजिस्टेंस, यहाँ से सीख लिया। अब हम सीखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे होती है और मतलब किस पे डिपेंड होती है और क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं। चलते हैं, पहले रेजिस्टिविटी को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होती है रेजिस्टिविटी। तो हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पे करता है, दूसरा किस पे करता है, एक मटेरियल पे किया, दूसरा उसकी लेंथ पे करता है और तीसरा उसके एरिया पे करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के। तो ये पहली इक्वेशन हुई और ये दूसरी इक्वेशन हुई। तो हम ये कह सकते हैं दोनों की इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, ऐड कर दो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, ऐसे P जैसा बनता है, रो L/A। इतनी बात समझ में आई ना, नहीं समझ में आया तो भैया फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, रो इंटू L/A हो गया। ठीक है, अब यहाँ से रो निकालो तो क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर नहीं हुई है तो भी अच्छी बात है, और हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रो का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है जो रेजिस्टेंस की होती है ना, वही होती है, मगर उसमें एक चीज़ इंक्लूड हो जाता है, वो होता है मीटर। क्योंकि यहाँ पर लेंथ आ जाती है ना, यहाँ पे क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं ओम्स मीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हुई कि नहीं क्लियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप में लगे हुए होते हैं, एक सीरीज में लगे हुए होते हैं और एक पैरेलल में लगे हुए होते हैं। सीरीज में क्या होता है कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है और पैरेलल में जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इतनी बात आप क्लियर रखेंगे तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और फॉर्मूला याद कर पाएंगे। तो फॉर्मूला इसका होता है सीरीज का R=R1 + R2 + R3। सीरीज का इसके अपॉन में लिख लो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सून। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हमें आता है कि फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद किस तरह, मतलब कि करंट मतलब यहाँ पे पूछ लेता है। कभी कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस तरह से ऐसे 3 यहाँ पर भी लगा दिया, फिर मन उसका करा तो यहाँ पर भी लगा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जरूर देखिएगा। ठीक है,
बहुत सिंपल है, सीखोगे तो बहुत सिंपल है और नहीं सीखोगे तो। अब हम लोग बात करेंगे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे हीटर हो गया, जैसे टीवी हो गया, आपका फैन हो गया, और बहुत सारे भी जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उन सब में क्या होता है, जब प्रॉपरली मतलब कि प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी पास होती जाती है तो क्या होता है कि एक समय हो जाता है कि टीवी गर्म हो जाता है, फैन गर्म हो जाता है, ठीक है, हीटर गर्म हो जाता है और आग निकलने लग जाती नहीं, जैसे इस टाइप में। जैसे आपकी मम्मी भी कहते हो आप लोग टीवी ज़्यादा देख लेते हो या फिर कंप्यूटर ज़्यादा चला लेते हो, तो क्या होता है आपकी मम्मी क्या कहती है कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, ये वो कहे कि बंद करा देती है ना। तो उसी चीज़ को आप लोगों को भी देखना है कि ये किसकी वजह से होता है। ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, ठीक है। प्रॉपरली मतलब कि लगातार कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर, जब कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन आपने देखा होगा जो पहले वोल्ट के बल्ब चलते, 100 वोल्ट के बल्ब चलते थे, 500 वोल्ट के बल्ब चलते थे, तो उसमें क्या होता था कि बीच में एक तार लगा रहता था, उसका नाम होता था टंगस्टन। तो वो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका उसी का होता है, ठीक है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इतना डिग्री सेल्सियस लेके जब इतने गर्म वो हो जाएगा तब जाके वो ब्लास्ट होगा या ख़राब होगा, इससे पहले वो नहीं हो सकता, और हाईएस्ट टंगस्टन ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो उसमें दो फॉर्मूले बनाए गए, तीन ही देख लो। P = V/Q/T, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। फिर उसके बाद आया इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या करा, Q/T की जगह क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो ना, क्योंकि करंट का फॉर्मूला पढ़ा था। तो V × I हो गया। आप देखो बेटा, V × I हो गया, फिर H क्या हीटिंग इफेक्ट है, तो VIT हो गया, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना करंट और कितने टाइम में, तो हमें कह सकते हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर। मतलब कह रहा है कि एक रेट होता है किसी, मतलब कि कोई काम करने का कोई रेट है वर्क का, ठीक, काम करने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रही है। जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो कितनी एनर्जी उसमें कंजप्शन कर रही है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं कि पावर लो हो गया, तेज हो गया, हाई हो गया, ज़्यादा हाई हो गया तो क्या हो गया, बल्ब फॉल्ट हो जाता है, मतलब कि फूट जाता है कभी कभी, नहीं जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, टीवी ब्लास्ट हो गई, पहले होता था। आज क्या हो गया है, डीसी और एसी करंट लगने की वजह से क्या हो गया कि सब ऊपर नीचे सब कंट्रोल कर ले जाते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजर आ गया है तो वो सब कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका फ्रिज नहीं खराब होता है, टीवी नहीं खराब होता। पहले क्या था कि ये सब यूजेस नहीं था, अब क्या है कि इनबिल्ड होकर आते हैं, पहले से ही इनबिल्ड होते हैं, फ्रिज में, एसी में, टीवी में, सब में इनबिल्ड होता है। और एक चीज़ मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए फैक्ट ये है, अब एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे में एक टीवी चालू कर दो आप, एक एसी चालू कर दो आप, एक फ़ैन चालू कर दो आप, और उसको 4 दिन के लिए छोड़ दो, 4 दिन के लिए छोड़ दो, मतलब चलने दो। तो आप जब वापस आओगे तो बताओ कौन कौन सी चीज़ें चल रही होंगी और कौन कौन सी चीज़ें बंद हो गई होगी। 3 चीज़ें बोलिए, फ़ैन, टीवी और एसी, ठीक है, और फ्रिज भी ले लो आप लोग, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सी चल रही होगी, थोड़ा सोचिए। सोच लिया होगा तो मैं बताता हूँ क्या चल रहा होगा। टीवी आपकी फूक चुकी होगी, बर्बाद हो चुकी होगी, और आपका फ़ैन भी लगभग ख़राब होने के चांसेस 90% तो है, ख़राब हो चुका होगा। मगर जो आपकी एसी है, जो आपकी फ्रिज है ना, वो नहीं ख़राब हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जब उसको कूलिंग जितना करना होता है, जब जहाँ तक वो ऑटो कट लगा होता है, जहाँ तक कूलिंग कर रहा था वहाँ तक कूलिंग कर लिया, उसके बाद वो बंद हो जाती है, मतलब आराम करती है, कहती है कि बस ठीक है, मैंने इतना ठंडा कर दिया, इससे ज़्यादा ठंडा नहीं करूँगी, ठीक है। एसी में भी यही सिमिलरली होती है, ठीक है, मतलब कि पहले ठंडा कर देता है पूरा कमरा, फिर उसके बाद क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, जब तक कमरा गर्म ना हो उसके बाद फिर चालू हो जाता है। तो इस तरह से बंद चालू करके वो चल जाएगा 4 दिन। मगर टीवी तो कंटिन्यूसली चल रही होगी, फ़ैन तो कंटिन्यूसली चल रहा होगा, तो इस वजह से फ़ैन और टीवी आपका फूक गया होगा, मगर एसी और आपकी फ्रिज जो होगी वो बिल्कुल सही होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो P = पावर हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट हो जाएगा, कितना करंट कर रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, वो इसका फॉर्मूला हो गया। P = अब ये V को ही देखो, इसने क्या करा, V को क्या लिख सकते, IR लिख सकते हैं। V की जगह हमने IR पुट कर दो तो IR × R हो जाएगा, तो I², ठीक है, हाँ, I² और इंटू R हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला बन गया। तीसरा है फॉर्मूला कैसा, V अब आया पोटेंशियल P का फिर से बना V² / R, क्योंकि हमें पता है
कि यहीं से बन गया तीनों का फॉर्मूला। देखिए कैसे बना, आई स्क्वायर आर होता है तो हमें पता है आई आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ पे कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, दो मतलब एक बार डिवाइड कर दो, मतलब इसके एक मल्टीप्लाई में है तो एक बार डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए समझिएगा, बनेगा लिखा हुआ है जब उसके मतलब न्यूमरेटर में कोई वैल्यू है, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे, और नहीं है और तब भी हम उसके अंदर से कॉमन ले रहे होते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है वैल्यू। मतलब कैसे, जैसे मानी लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ था 4 कॉमन लिया, ठीक है, 4 कॉमन लिया, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, पहला लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 2, 4 नहीं, यहाँ पे लिखा है 3। अब यहाँ से तो 3 कॉमन आ नहीं सकता है, मतलब, और यहाँ से 4 नहीं कॉमन आ सकता, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, मान लो ले लिया, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और प्लस 3/4 हो जाएगा। मतलब इसके जब इंटू कराओगे तो यही टर्म 3 वापस आ जाएगा। मुझे कैसे, इससे इंटू कराओगे तो 4 आएगा, इससे इंटू कराओगे कितना आएगा, 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, आएगा ना वैल्यू। तो इसी वजह से यहाँ पे करा तो क्या हो जाएगा, v²/r हो जाएगा, ये इसका आपका वो है। और इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो सबको पता होगा जूल होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप में लगे हुए होते हैं, एक सीरीज में लगे हुए होते हैं और एक पैरेलल में लगे हुए होते हैं। सीरीज में क्या होता है कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और पैरेलल में जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इतनी बात आप क्लियर रखेंगे तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और फॉर्मूला याद कर पाएंगे। तो फॉर्मूला इसका होता है सीरीज का R=R1 + R2 + R3। सीरीज का इसके अपॉन में लिख लो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सून, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हमें आता है कि फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद किस तरह, मतलब कि करंट मतलब यहाँ पे पूछ लेता है, कभी कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे 3 यहाँ पर भी लगा दिया, फिर ये मन उसका करा तो यहाँ पर भी लगा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सीखोगे तो बहुत सिंपल है और नहीं सीखोगे तो। आगे चलते हुए बात करते हैं हम कि 1 किलोवाट आवर में कितने वाट मतलब वो होते हैं, ठीक, कितने वाट होते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं, जब आप 1000 से इंटू कराएंगे और 3600 सेकेंड, क्योंकि वाट पर सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड में लाना है तो इसलिए इंटू कराया, तो क्या आएगा देखिए आप, 36 आए, कितने जीरो हो गए, 3 जीरो इधर हो गए, 2 जीरो ही हो गए, 5 जीरो हो गए, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे भी लगा दे तो 6 पावर होगी, तो वाट पर सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखिए, 3 × 10⁶ × 10⁶ जूल, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। यही था और पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। शुरू से मैं फिर से आपसे जल्दी रिवाइज कराता हूँ। पहले हमने करंट पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज के बाद हमने पढ़ा कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि करंट को मेजर किससे किया जाता है, तो एमीटर से मेजर किया जाता है। करंट क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड अ करंट होता है, ठीक है। I = Q/T होता है। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, द डिस्टेंस वर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पर यूनिट, इट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था, पोटेंशियल मानी क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो बताया था, नहीं याद होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q, ठीक है। वर्क हो रहा होता है किसी चार्ज में। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको मेजर किससे किया जाता है, वोल्ट मेजर से किया जाता है। और इसके बाद मैं बताऊं आपको कि इसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेजिस्टेंस के, सॉरी करंट के, और प्रोपोर्शनल हटता था तो रेजिस्टेंस लगता था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, R = V/I। फिर रेजिस्टेंस के आगे हम लोग गए रेसिस्टिविटी पढ़ा। रेसिस्टिविटी में पढ़ा कि 3 चीज़ पे कंडक्ट करती है, मतलब वो डिपेंड करती है, एक आपके मटेरियल के, एक पर आपके मटेरियल पे, एक आपके एरिया पे और आपके लेंथ के ऊपर। डायरेक्टली करती है लेंथ पे और इन्वर्सली करती है एरिया के। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स मीटर होती है, ठीक है। क्या पढ़ा था, ओम्स मीटर पढ़ा था। और फिर उसके आगे गए, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 2 टाइप में लगे हुए होते हैं, एक सीरीज में लगे होते हैं और एक पैरेलल में लगे होते हैं। जो सीरीज में लगे हुए होते हैं वो उसमें करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और
पैरेलल में जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। हीटिंग इलेक्ट्रिक ऑफ करंट हमने बताया कि क्या होता है, उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कंटिन्यूसली पास होती जाती है तो वो सब्सटेंस जो होता है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसके भी दो फॉर्मूले थे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पावर में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर में हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट जूल होती थी। फिर हमने बताया आपको 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होते हैं, तो 1000 इंटू 3600 इंटू कराया तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट पर सेकंड, वॉट इंटू सेकंड आया। फिर हमने आगे उसमें एक स्टेप में लिखा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। थैंक यू। अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और बहुत ही कम समय में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ऐसे ही सारे चैप्टर में पढ़ाता रहूँगा और बहुत ही तेज़ी से सारे चैप्टर खत्म कर दूँगा आपके एग्जाम से पहले। और मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आएगा तो उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो और बना दूंगा। मगर शुरू से लेकर आखिरी तक हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए कि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो, कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं समय तो उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, और आपका तो हो ही रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।